अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। वर्ल्ड बेस्ट नावल पे आप सबका वेलकम है। फ्रेंड्स, इश्क यारम नावल आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि नावल है ही बहुत प्यारा और बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। तो प्लीज़ आप लोग नावल को सुनिएगा और कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज हम इश्क यारम के सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, कल एपिसोड अपलोड नहीं कर सकी, कुछ इशू था जिसकी वजह से मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर सकी हूँ। तो आज मैं इंशाल्लाह लॉन्ग एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, नावल को सुनिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वो जो रूह के बगैर नहीं रह सकता, खुद भी जानना है कि रूह भी उसके होने से है। अगर कल उसे कुछ हो जाता है तो रूह तो जीते जी मर जाएगी। अगर यारम को कुछ हुआ तो रूह भी जी नहीं पाएगी, लेकिन वो अपनी रूह को अपने साथ मार तो नहीं सकता था। हिजर सही कहता था, उसे अपनी रूह को दुनिया से लड़ना सिखाना होगा, वरना उसके बाद ये दुनिया उसकी रूह को मार देगी। उसे रूह को बहादुर बनाना होगा। एक डॉन की बीवी इतनी बुज़दिल नहीं हो सकती कि खुद से मुकाबला भी ना कर पाए। रूह को लड़ना सीखना होगा, उसे अपना दिफा करना होगा। चाहे यारम ने सोच लिया था कि वो रूह को एहसास दिलाएगा कि वो उसका साथी है, उसका हम सफ़र है, लेकिन रूह में इतनी हिम्मत ज़रूर पैदा करेगा कि वो खुद अपने लिए अपना एक स्टैंड ले सके। सबके जाने के बाद वो कुछ देर ऑफिस का काम करने के बाद कमरे में आया तो रूह पट पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। ओ, इतनी देर लगा दिया आपने, आज क्या कर रहे थे ऑफिस में? उसके आते ही रूह ने सवाल पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ काम था। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? वो उसके करीब बैठते हुए पूछने लगा। क्योंकि मैंने अभी तक मेडिसिन नहीं खाई और ना ही मैं खाने का इरादा रखती हूँ। लाला ने बहुत कोशिश की मुझे ज़बरदस्ती देने की, लेकिन मैंने ये कहकर टाल दिया कि आप मुझे खिलाने वाले हैं। बस फिर क्या था, वो तो इतनी डरपोक है कि इतना डरती है आपसे, फ़ौरन मेरी बात पर यकीन कर लिया और अब मेरी मेडिसिन दूर कहीं कमरे के बाहर गुम हो गई हैं और आपको मैं जाने नहीं दूंगी लाने के लिए। वो इसके गर्द बाहों का हिसार तंग करते हुए बोली। लेकिन बेबी, ये तो बहुत गलत बात है। अगर तुम ये नहीं खाओगी तो तुम ठीक कैसे होगी, और अगर तुम ठीक नहीं होगी तो हम अपने सेकंड हनीमून पर कैसे चलेंगे? वो अपनी जेब से कुछ निकालते हुए उसके सामने रख कर पूछने लगा और वह सवालिया अंदाज में अपना पासपोर्ट देखने लगी। यारम, हम कहीं जा रहे हैं क्या? उसने तो अगले महीने की 14 तारीख की डेट है। हम कहाँ जा रहे हैं? कल महीने की 14 तारीख। वह सवालिया अंदाज में पासपोर्ट उठाए उससे पूछने लगी। हाँ मेरी जान, हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं अपने सेकंड हनीमून पर, लेकिन इस फ़्लाइट की कुछ शर्तें हैं, इसमें हम बीमार लोग नहीं जा सकते। डॉक्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी मुसाफिर को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और अगर उसे कोई बीमारी होती है तो फिर एक ही मुसाफिर को भेज दिया जाएगा। मतलब कि अगले महीने की 14 तारीख तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हुई तो वो लोग मुझे स्विट्ज़रलैंड भेज देंगे और शायद तुम्हें यहीं पर रहना पड़े। लेकिन तुम यहाँ मेरे बगैर अकेली कैसे रहोगी? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन दवाइयाँ तो तुम खाती नहीं हो, तो ठीक कैसे होगी? आज तो दवाइयाँ तुम्हारी गुम हो गई हैं बाहर कहीं दूर। वैसे स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है और वहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत है, जैसे आइसलैंड में देखते थे ना, कुछ वैसे ही। अस्तगफिरुल्लाह यारम, आप वहाँ आधी बढ़ना औरतें देखेंगे? रूह ने सदमे से चीख कर कहा था। आदि नहीं बेगम, यहाँ तो शायद नज़ारे मुकम्मल देखने को मिलेंगे और यहाँ तो कोई रोक टोक भी नहीं होगी। तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं वैसे भी तुम ही को लेकर नहीं जाना चाहता था, तुम्हें ऐसी जगह पर जाना भी नहीं चाहिए। वो रूह को अपने बेहद करीब करते हुए बोला तो वह फ़ौरन पनाहों से उसे दूर हुई थी। मैं मेडिसिन ढूंढ के लाती हूँ, मैं खाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी, फिर अब हम दोनों साथ चलेंगे। खबरदार जो अकेले जाने के बारे में सोचा, वो भी ऐसे गंदे माहौल में। अभी आती हूँ मैं। वहाँ जाकर औरतों को देखेंगे, इसलिए तो मेरे बगैर जाना चाहते हैं, मैं होने नहीं दूंगी आपकी ऐसी प्लानिंग पूरी। वो बाहर आकर ऊंची ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाती अपनी छुपाई हुई मेडिसिन ढूंढने लगी, जबकि यारम पुरसुकून था। वह दवाई खाकर अब मज़े से उसके सीने के सर पर रखे हुए उसे सवाल कर रही थी। यारम, ये स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड दोनों भाई बहन है क्या? उसके बेतुके के सवाल पर वो समझ गया था कि दवाई अपना असर दिखा रही है। वाह बेगम, 2 अलग अलग मुल्कों की रिश्तेदारी भी निकाल ली। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ कुत्ते और इंसानों के तल्लुकात बनाने में माहिर हो। खैर, मुझे ये तो नहीं पता था कि स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड का आपस में क्या ताल्लुक है, लेकिन ये दोनों मगरबी ममालिक हैं। इन दोनों ममालिक का शर्म ख़याल से वास्ता नहीं है। वो पुरसुकून अंदाज में जवाब देता रूह को सर उठाकर देखने पर मजबूर कर गया।
यारम आप उन औरतों को मत देखिएगा, पता नहीं इतने छोटे छोटे कपड़े पहन लेते हैं कैसे लोग। अपनी नज़र झुकाकर चलिएगा, हम बाहर ही निकलेंगे, होटल के अंदर ही रहेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे। वो इंतहाई मासूमियत से सर दोबारा उसके सीने पर रखते हुए कहने लगी तो यारम के चेहरे पर बेहतियार मुस्कुराहट खुली थी। क्यों नहीं बेबी, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा, क्या ख्याल है तुम्हारा? उसने शरारत से कहा तो रूह ने सर उठाकर ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। ये वाला आइडिया सबसे अच्छा है, वो कहते हुए दोबारा सर उसके सीने पर रख चुकी थी। अगले महीने की 12 तारीख रूह का ये कोर्स मुकम्मल होने वाला था। उसके बाद वो उसे अपने साथ बाहर ले जाने का इरादा रखता था। स्विट्ज़रलैंड के टिकट उसने बहुत पहले बुक करवा लिए थे और अब रूह के टिकट हो जाने के बाद वो उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाला था, जिसमें वो होगा और उसकी रूह होगी और एक नया सफ़र शुरू होगा। और सफ़र में उसकी रूह बुज़दिल नहीं होगी। वो रूह को दुनिया से मुकाबला करना सिखाएगा, इसलिए नहीं कि उसे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो चाहता था कि उसकी रूह बहादुर बने। उठ जाए ना यारम, और कितना सोएंगे? क्या आज भूखे मरना है? आप तो चाहते ही यही है कि मैं नाश्ता ना करूं, बस दवाइयाँ खाऊं और आप वहाँ आइसलैंड की बहन के पास जाकर लड़कियाँ ताड़ें। कान खोलकर सुन लें, आप ऐसा मरते दम तक नहीं होने दूंगी मैं बता रही हूँ, आपके साथ चलूँगी मैं तो मतलब चलूँगी। जल्दी से उठे और मुझे नाश्ता बना कर दें। अगर मैंने खुद बनाकर खाया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप मुझ पर बेकार में गुस्सा होंगे। और ख़ुद मुझे कुछ खाने को दे नहीं रहे, वो मुसलसल उसे झंझोड़ते हुए तकरीर कर रही थी। जब यारम ने आँख खोली और पहले गाड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 5:30 घड़ी की तरफ देखा जो 5:30 बजा रही थी। बेबी अभी नाश्ते का वक्त नहीं हुआ मेरी जान, सो जाओ, वो प्यार से उसे अपने पास बुलाता हुआ कहने लगा। जब रूह ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आप उठे और मुझे नाश्ता बना कर दें ताकि मैं दवाई खाकर ठीक हो सकूं। मुझे किसी भी हाल में 14 तारीख तक ठीक होना है। मैं आपके साथ जा रही हूँ, याद रखिएगा, आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। इन चुड़ैलों के पास में रूह उसे ज़बरदस्ती उठाते हुए कहने लगी तो यारम मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गया। उसे पता था कि यह प्लान काम ज़रूर करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा काम करेगा ये अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था। मैं नाश्ता बनाकर देता हूँ, इतना मत सोचो, मैं हरगिज़ तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। वो नरमी से उसके गाल थपथपाता उठकर बाहर निकला, जबकि रूह मुँह बनाए उसके पीछे पीछे आई थी। अभी तक तो उसे आइसलैंड के नज़ारे नहीं भूले थे कि अब वो उसके बहन के नज़ारे बर्दाश्त करती। और ऊपर से यारम का ये कहना कि फुल मगरबी माहौल है वहाँ, वो किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद रख नहीं सकती थी। यारम 14 तारीख को तो ये आ रही है, हमें पहले शॉपिंग भी तो करनी होगी, आपके और शोनों के कपड़े भी लेने हैं, मुझे अपनी वही कुछ चीज़ें लेनी है। वो इसके पीछे आते थे। बोली शोनो मासूमा के पास रहेगा। उसने अचानक मुड़कर कहा तो रूह उसके सीने से आ लगी। सर फाड़ दिया मेरा। वो अपना सर पे हाथ रखे पीछे हटी तो यारम ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसके अचानक ऐसा करने से रूह दोबारा उसके सीने से आ लगी थी। यारम, शोनो को भी साथ लेकर चलते हैं ना, वो यहाँ कैसे रहेगा मेरे बगैर? उसके गले में बाहें डाले वो बहुत लाड से बोली थी। बेबी, तुम्हें उस कुत्ते से दूर ले जाने के लिए तो इतनी दूर जा रहे हैं हम, वो साथ नहीं आ रहा और ये मेरा आखिरी फैसला है, इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। उसके माथे को चूमने के बाद जरहाना अंदाज में उसके गाल को चूमते हुए उसे दूर हटकर किचन का रास्ता ले चुका था, जबकि इतने दिनों के बाद यारम का ये पुराना अंदाज रूह को शर्म आने पर मजबूर कर गया। और यारम जानता था कि उसकी इस जरहाना जसारत के बाद अब रूह इस बारे में और कोई बात नहीं करेगी। यारम जब तक उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा था, रूह बाहर बैठी लिस्ट तैयार कर रही थी कि उसे कौन कौन सा सामान चाहिए। अपने और यारम के कपड़ों के साथ उसने बेबी के कपड़े भी लेने थे। हाँ, वो कितना सिर्फ निक्कर और वो बिल्कुल छोटी सी शर्ट पहनता था, क्योंकि बकौल रूह के उसके बेबी को सर्दी भी तो लग सकती थी। वो तो शुक्र था कि अभी सर्दियों का मौसम नहीं आया था, वो तो इसे स्वेटर भी पहनाती। अब वो उसे मसुमा के पास छोड़कर जाएगी तो उसका सामान भी तो उसे देना होगा। और बकौल रूह के उसके सारे कपड़े पुराने और छोटे हो चुके थे और उसके बेबी को शॉपिंग की अशद ज़रूरत थी। रूह नाश्ता तैयार है, वो टेबल पर नाश्ता लगाए हुए उसे पका रहा था जब रूह हाथ में पेपर था थामे किचन में दाखिल हुई। यानुम, ये लिस्ट है, ये सारा सामान या तो आप वापस आते हुए ले आइएगा वरना हम दोनों साथ चलकर ले लेंगे। उसने हमेशा की तरह लिस्ट उसके हाथ में थमाई। तुम जाकर ले आओ ये सब कुछ, वो बेहद आराम से कहता हुआ लिस्ट थमा कर टेबल पर पानी की बोतल रखने लगा तो रूह बेयकीनी से उसे देखने लगी। यारम, आप सीरियस हैं? वो बेयकीनी से बोली। इसमें इतना शौक होने वाली कौन सी बात है रूह? तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, कम से कम शॉपिंग पर तो अकेले तुम जा सकती हो। आप तो तुम मेरे बारे में भी सब कुछ जानती हो, तो मैं क्या हूँ और कौन सी चीज़ किस अंदाज में पसंद करता हूँ। अब तुम्हें क्या यहाँ कैद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकला करो, शॉपिंग पर जाया करो। और वो लैला कहाँ जाती है? मसूमा के साथ था, वो ब्यूटी पार्लर वहाँ
जहाँ भी जाया करो, अपने लाइफ को एंजॉय करो। बाहर निकलो। उसे कैद होने से वो प्यार से उसके लिए कुर्सी से खींचता हुआ उसे बैठने का इशारा करने लगा। वो जो है अपनी हैरानगी छुपाने की कोशिश कर रही थी, जैसे यारम ने खुद कुछ गलत बोल दिया और अब वो उसकी बात की दुरुस्तगी चाहती थी। लेकिन यारम के अगले जुमले तो उसे मज़ीद हैरानगी की खाइयों में धकेल गए। ये मेरा घर है यारम, कोई कैद खाना नहीं। और आपको पता है ना, मैं बाहर कभी अकेले नहीं गई। एक बार गई थी तो गुम हो गई थी। सारम भाई ढूंढ कर लाए थे मुझे। और फिर आप कितना गुस्सा हुए थे, याद नहीं है क्या आपको? वो उसे याद दिलाते हुए बोली तो यारम ने हाँ में सर हिलाया। वो सब पहले की बातें थी रूह। अब ज़िंदगी बदल रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी लोगों के साथ चलना होगा और तुम्हें भी घर से निकलना चाहिए। तुम क्या सारी ज़िंदगी मेरी आस पर बैठी रहोगी? यारम होगा तो ये काम होगा, यारम होगा तो वो काम होगा। ऐसा सारी ज़िंदगी तो नहीं चलेगा ना रूह मेरी जान, तुम्हें कुछ काम खुद से भी लेना चाहिए। वो अब भी समझाने वाले अंदाज में बोल रहा था। नहीं यारम, मुझे नहीं जाना कहीं भी अकेले। आप फारिग होंगे तो हम साथ चलेंगे, नहीं तो मैं मासूमा या लाला से किसी के साथ चली जाऊँगी। वो उसकी बात काट कर बोली, तुम अकेली जाओगी रूह? ये फैसला था कि या हुक्म? ये सिर्फ एक बात रूह को समझ नहीं आई। और अब से तुम अकेली ही जाया करोगी। खुद में थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो रूह, बाहर निकला करो। सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। क्यों, कहाँ जा रहे हैं आप जो इस तरह से कह रही हैं आप सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगे और मुझे क्या ज़रूरत है कहीं भी अकेले जाने की, जब मेरे पास मेरा शोहर है। और अगर कल को तुम्हारा शोहर ना रहा तो अगर कल मुझे गोली लग जाती या कोई दूसरे गैंग का आदमी मेरी जगह के लिए आकर मुझे मार देता, तब क्या करोगी रूह? मर जाओगी मेरे साथ? वो इंतहाई गुस्से से बोला था। लेकिन रूह की आंखों की नमी और फिर बेतहाशा टपकते आंसू देखकर यारम को अपनी सख्त बात का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, वो बिना उसे कुछ भी कहने का मौका दिए भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। और यारम को पता था कि वो यकीनन अब रो रही होगी। वो उसके पीछे पीछे कमरे तक आया था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। रूह बेबी, सॉरी मेरी जान, मैं जानता हूँ मेरी बात गलत थी, मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुम प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सही कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी, जो यारम को बेचैन कर रही थी। लेकिन वो दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं ले रही थी। इस वक्त से यारम से ज़्यादा बुरा और कोई नहीं उसे लग रहा था। कितनी आसानी से ये शख्स उससे उसकी ज़िंदगी छीनने की बात कर गया। वो मानती थी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन उसने उसे खुदा से मांग मांग कर हासिल किया था ये बात। वो शख्स कैसे भूल गया? वो कैसे भूल गया कि यारम तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा था उसके लिए। उसने क्यों ऐसी दिल दुखाने वाली बात? आज वो अगर किसी की आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी, किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, तो वो सिर्फ यारम था। आज पहली बार उस शख्स ने उसका दिल दुखाया था। बाहर मेरी और शिफा की आवाज़ सुनकर रूह ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अपनी और यारम की नचाकी को घर के मुलाजमा पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सामने यारम को बैठे देखा। उसके दरवाज़ा खुलते ही उठकर उसके करीब आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, यकीनन वो काफ़ी देर से रो रही थी। यारम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यारम को अपनी बात की गहराई का एहसास हो चुका था। शायद जिन अल्फाज में उसने रूह को ये बात समझाने की कोशिश की थी, वो अल्फाज बहुत सख्त थे। रूह मेरी जान, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा। यारम प्लीज़ रूम के अंदर चलकर बात करें, मैं नहीं चाहती कि हमारी बातें कोई दूसरा सुने। रूह ने दरवाजे पर अंदर दाखिल होते शिफा और मेरी को देखकर आहिस्ता आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, आज आप गए नहीं काम पर? मेरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, आज और बहुत काम है, तुम लोग जाओ अपना काम करो, वह सर्द आवाज़ में कहता कमरे में दाखिल हुआ। तो रूह भी कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। यारम का यह अंदाज शिफा मेरी के लिए नया नहीं था, इसलिए वो दोनों ध्यान दिए बगैर किचन की जानिब बढ़ गई। रूह, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, तो तुम बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? वो बेड पर उसके नज़दीक बैठा उसके दोनों हाथ थामे हुए था, जबकि रूह से नज़र ना मिलाते हुए इधर उधर देख रही थी और उसकी बातों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। यारम काज़मी हर चीज़ बर्दाश्त करता था, लेकिन उसकी रूह से नज़रअंदाज करे ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर थी। बस बहुत हो गया रूह, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रही। मानता हूँ गलत अल्फाज बोल दिए हैं, लेकिन बात गलत नहीं थी मेरी। तुम्हें तकलीफ़ लेने का इरादा कोई नहीं था मेरा, बस मैं तुम्हें ज़िंदगी की धूप छाँव समझाना चाहता हूँ। अब वो सख्ती से उसे कह रहा था, मैं सब समझती हूँ यार, मुझे कुछ और नहीं समझना, अब जाए यहाँ से, मुझे आपका चेहरा नहीं देखना। वो हाथ उसके हाथों से छुड़वाती बेड पर लेटने लगी। कुछ नहीं समझती तुम मेरी जान, नहीं समझ पा रही तुम, बहुत मुश्किल है ये ज़िंदगी। और क्या कहा तुमने, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती? एक ही दिन में क्या इतना बुरा लगने लगा हूँ मैं तुम्हें? वो उसे बाजू से पकड़कर एक बार फिर से ना सिर्फ बैठा चुका था, बल्कि अपने बेहद करीब करते हुए उसके गिर्द बाहों का हसार भी तंग कर चुका था। हाँ बहुत बुरे हैं आप, बहुत ज़्यादा बुरे, इतनी गंदी बात कही
कैसे आपने अंदाज़ा भी है आपको क्या आज आपने मुझे कितनी तकलीफ़ पहुंचाई है यारम। आप सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगते रहे तब भी इस गलती की कोई सॉरी नहीं हो सकती। ना चाहते हुए भी एक बार फिर से उसकी आंखों में नमी आ गई और आंसू यारम को बेचैन करने लगे। चाहता हूँ, बहुत गलत बात कर दी मैंने, मैं जानता हूँ, मैंने इसीलिए तो माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं आई नो इस बात की कोई सॉरी नहीं होती, लेकिन मेरी रूह तो अपने यारम को माफ़ कर सकती है ना। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं आइंदा तुम्हें कभी नहीं कहूँगा ऐसा। शॉपिंग के लिए प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं देख सकता। मैं वो उसके आंसू साफ करते हुए उसकी नम पलकों को चूमकर उसे अपने सीने से लगा चुका था, जबकि रूह को तो सिसकने का जैसा एक और बहाना मिल गया। उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं जाऊँगी अकेली शॉपिंग पर, सुन लें आप। आंसू की रवानी में कमी आई तो उसने अगली उंगली उठाकर कहा, जबकि सर अभी उसके सीने पर था। कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ चलेंगे। यारम ने उसकी उंगली को चूमते हुए उसका नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिया था। और वहाँ भी नहीं जाऊँगी जहाँ लैला और मसूमा जाती हैं, उसने फिर से कहा। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें पार्लर जाने के लिए भी कभी नहीं कहूँगा, और वैसे भी वो तो ये सब कुछ खूबसूरत दिखने के लिए करती है, लेकिन मेरी रूह है ही खूबसूरत, उसी इस मसनूई बनावट की कोई ज़रूरत नहीं है। यारम ने उसकी बात की तस्दीक की थी। और आपको अकेले भी नहीं जाने दूँगी आइसलैंड की बहन के पास, वो सूसू करती उसके सीने में मुँह छुपाती बोली। यारम के लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। ऑफकोर्स मेरा बच्चा, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, हम दोनों साथ चलेंगे। अगर अकेला गया तो वहाँ की औरतें मुझे खा जाएंगी, और शोनो भी हमारे साथ चलेगा। वह सूसू करती लाड से बोली तो यारम ने उसे घूर कर देखा। अगर आपने मुझे घूरा तो मैं फिर से रोने लगूंगी। रूह धमकी देने लगी। रूह, तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो, यारम ने ज़रा सख्ती से कहा था। आप मुझे डांट रहे हैं। वो उसके सीने से मुँह लगाती मासूमियत से बोली। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ। वो एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगा गया। हम शोनो को लेकर चलेंगे ना, उसने मासूमियत से पूछा। वो मासूमा के पास रहेगा रूह, और इस बात पर चाहे तुम मुझसे नाराज़ हो या राज़ी हो, लेकिन उस कुत्ते को मैं हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगा, वो अटल अंदाज में बोला। और वो जैसे हारते हुए खामोशी से उसके सीने पर दोबारा सर रख गई। आपको काम से देर हो रही है ना, आप गए क्यों नहीं, रूह ने पूछा। तुम मुझसे नाराज़ थी रूह, और फिर जब तक तुम आराम से नाश्ता करके मेडिसिन नहीं ले लेती तब तक मैं कैसे जाता। सारा दिन एक पल को भी सुकून नहीं मिलता मुझे। खैर, तुम्हारी वजह से बहुत लेट हो चुका हूँ। मैं उठकर जल्दी से नाश्ता करो। अब तुम सुबह जो इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया था वो ठंडा हो चुका है, आओ तो मैं कुछ और बनाकर खिलाता हूँ अपने हाथों से। वो प्यार से उसके दोनों हाथ चूमता हुआ बोला और अपने साथ लिए बाहर आया। ये बात तो वो भी समझ चुका था कि रूह को आसान लफ्ज़ों में ये मुश्किल बात समझाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसने सोच लिया था कि रूह को अपने तरीके से समझाएगा। रूह को बहादुर बनाने और दुनिया से लड़ने की हिम्मत देने के लिए उससे अपना तरीका इस्तेमाल करना था। इस पर गुस्सा करके उसे डांट कर कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। यारम ये कैसा है, उसने एक छोटे से बेबी ड्रेस को देखते हुए पूछा। रूही, ये शोनो को फिट नहीं होगा, यारम ने बेजारी से कहा। ओहो यारम, मैं शोनो की बात नहीं कर रही, ये तो मैं, वो कुछ कहते हुए मुस्कुराई। शोनो के लिए नहीं तो फिर मेरे लिए है क्या। उसकी मुस्कुराहट को वो जानबूझकर इग्नोर कर गया। यारम आप बिना, क्या हम सारी ज़िंदगी शोनो के ही कपड़े ख़रीदते रहेंगे, मैं तो अपने बेबी की बात कर रही हूँ, उसने शर्माते हुए कहा। ओह अच्छा, तुम ये हमारे होने वाले बेबी के लिए देख रही हो, बहुत प्यारा है, बट मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमें उसकी ज़रूरत है। उसकी प्यारी सी मुस्कान को अपने दिल में बसाए वो मोहब्बत से बोला। हाँ पता नहीं हमें उसकी ज़रूरत कब होगी, वो बहुत खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत है, रोने मसरत से कहा। तो फिर ले लो मेरी जान, जो चीज़ दिल को अच्छी लगे उसको इंतज़ार नहीं करवाते, और इंशाल्लाह उसको पहनने वाला भी आ जाएगा। यारम ने उसकी झुकी नज़रें देखते हुए कहा। मैं फजूल हर्ज नहीं हूँ यारम, और ये कितना महंगा भी तो है, और वैसे भी हम बाद में उसकी शॉपिंग करेंगे ही। रूह ने ड्रेस वापस रखते हुए कहा। यारम का दिल चाहा कि कह दे कि ये जो शोनो के लिए शॉपिंग की है वो भी तो तकरीबन फजूल अर्ची ही है, लेकिन नहीं, वो शोनो की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करती थी। तुम्हें जो चीज़ पसंद हो तुम उसे ले लिया करो, उसकी पेमेंट करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी वो ये पहली चीज़ है जो तुमने शोनो के बजाय में हमारे बच्चे के लिए पसंद की है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पसंद किसी और के हिस्से में जाए। उसने वो ड्रेस उठाते हुए इस बार करवाया तो रूम मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ चुकी थी, जबकि शानू की छोटी सी रस्सी उसके हाथ में थी और वो उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। यारम ये आप पे बहुत प्यारा लगेगा, प्लीज़ ट्राई करें ना। वो एक ब्लू शर्ट बिल्कुल वैसी जैसी यारम पहनता था उसे दिखाते हुए बोली। ओके, यारम ने फ़ौरन उसकी पसंद पर मोहर लगा दी। ओके नहीं अभी ट्राई करें, वो भी ज़िद हुई। रूह ले लो ना यार, पहन लूँगा मैं, तुम्हारी पसंद बुरी नहीं हो सकती, खरीद लो, यारम ने कहा। यारम मैं आपको ट्राई करने का बोल रही हूँ ना, और इसे घूरते हुए वो बोली, साथ ही मुँह में वसूल लिया। मतलब अगर उसकी बात ना मानी तो उसे नाराज़ पक्की, और यारम उसकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है यार, जा रहा हूँ ट्राई करने, मुँह सीधा करो, ख्याल रखना, उसकी वो शोनो को देखते हुए बोला, और ट्रायल रूम की तरफ चला गया। और शोनो ने हल्की आवाज़ में उसे यकीन दिलाया कि उसके जाने के बाद रूह का ख्याल रखेगा, जबकि रूह मुस्कुराते हुए और चीज़ें पसंद करने लगी।
छोटे बच्चों के छोटे-छोटे कपड़े देखते हुए वो उससे हद तक इनमें खो गई कि उसे पता भी ना चला कि वो बच्चों की शॉपिंग सेंटर के अंदर आ चुकी थी। वो बेध्यानी में ही वो उन चीज़ों को देखने में उस हद तक मसरूफ़ हो चुकी थी कि उसे बिल्कुल भी होश ना रहा कि शोनो उसके पास है भी या नहीं। बच्चों के खूबसूरत कपड़े, जूते और इस्तेमाल की चीज़ें उसे अंदर से बहुत खुश कर रही थी और यही सारी चीज़ें उसके अंदर एक बार फिर से एक महरूमी पैदा कर रही थी। उसे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद था जब यारम को उसकी माँ बनने की खबर मिली थी और वो दुबई से पाकिस्तान से उसके हाथ आ गया था और उसी खुशी को उन दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट करना था, किया भी था, लेकिन उनकी ये खुशी उनसे जल्द ही छिन गई। शायद तब अल्लाह को मंजूर नहीं था और उसके बाद ज़िंदगी ऐसे इम्तिहान बनी कि उन्हें किसी चीज़ का होश ही ना रहा। लेकिन वो सब्र करने वाली लड़की थी। वो जानती थी कि अल्लाह अपने पसंदीदा इंसानों को आजमाइश में डालता है। यकीनन वो अल्लाह की पसंदीदा इंसानों में से एक थी और उसका यकीन कामिल था कि उसकी खुशियाँ उससे दूर नहीं, अनकरीब उसका रब उस पर मेहरबान होने वाला है। अपने ख्यालों में खोए वो सब चीज़ों को छू रही थी जब उसे एहसास हुआ कि शोनो तो उसके करीब ही नहीं है। वो बेचैनी से हर तरफ शोनो को तलाश करने लगी, लेकिन न जाने वो किस तरफ जा चुका था। उसे कहीं से भी शोनो का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। वो बच्चों के कपड़ों की दुकान से निकलकर आगे पीछे देखने लगी कि यारम न जाने कहाँ रह गया था, अभी तक नहीं आया। कहीं शोनो यारम के उसके साथ तो नहीं चला गया। इसी सोच के साथ वो एक बार फिर से पूरी मार्केट में नज़र दौड़ाने लगी, लेकिन अब भी शोनो उसे कहीं नज़र नहीं आया था। अब उसके पास नीचे जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ ऊपर वो हर जगह देख चुकी थी। इसलिए अब एक बार नीचे देखने का फैसला करते हुए वो सीढ़ियाँ उतरने लगी जब अचानक किसी ने उसका बाजू थामा। क्या हो गया है रूह, क्यों इस तरह से नीचे जा रही हो? मैं तो यहाँ पर हूँ। यारम उसकी पसंद की हुई ब्लू शर्ट पहने उसके सामने खड़ा था। यारम, शोनो कहीं चला गया है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कहीं नहीं मिल रहा। मैं तो यहाँ सब तरफ देख चुकी हूँ, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो परेशान लग रही थी। डोंट वरी रूह, यही होगा, आ जाएगा। वो किसी के जानवर के साथ खेल रहा होगा। तुम यहीं पर रुको, मैं नीचे देखकर आता हूँ। दुबई के इस शॉपिंग सेंटर में लोगों को अपने पालतू जानवरों के साथ अंदर की इजाज़त थी और यहाँ जानवरों के कपड़ों की एक अलग से वैरायटी मौजूद थी। इसलिए रूह से हमेशा ही यही लाने की ज़िद करती थी। ये जगह उनके लिए अनजान नहीं थी, लेकिन शोनो का गुम हो जाना उसकी परेशानी की वजह थी। रूह वही रुक कर आगे पीछे शोनो को देखने लगी, जबकि यारम नीचे जा चुका था। वो परेशानी से सारी जगह चेक कर चुकी थी जब मेल रेस्ट रूम की तरफ उसे शोनो की रस्सी नज़र आई। वो तेज़ी से उसकी तरफ आई थी, लेकिन सामने ही शोनो को किसी दूसरे शख्स के जूते चाटते और उसके हाथ से बिस्किट खाते देखकर परेशान हो गई। पहले तो उसे शोनो की इस हरकत पर अच्छा खासा गुस्सा आया। एक तो वो खुद न जाने कहाँ चला गया था और अब वो यहाँ किसी अनजान शख्स को प्यार कर रहा था, जबकि वो शख्स आराम से उसके करीब बैठा उसके बाल सहला रहा था। ना जाने ये शख्स कौन है, कोई अरबी ही होगा। मैं इसे अपनी बात कैसे समझाऊंगी? मैं यारम को बुला के लाती हूँ, रूह ने सोचा। लेकिन मेरे वापस आने से पहले अगर ये शख्स मेरे शोनो को कहीं ले गया तो? रूह ने अपने चलते कदम पर ब्रेक लगाई और मुड़कर देखा। वो मेरा है, शोनो मुझे पहचानता है, मुझे देखते ही मेरे पास आ जाएगा। उसने सोचते हुए उसके शख्स के सामने जाना बेहतर समझा और उसके करीब आते हुए उसकी रस्सी को थाम कर बिना उस शख्स को देखे उसे लेकर जाने लगी। लेकिन शोनो तो जैसे आने को तैयार ही नहीं था। वो तो बहुत आराम से उस नए शख्स को मोहब्बत को वसूल कर रहा था। ये मेरा डॉगी है, रूह ने उर्दू में कहा, क्योंकि उसे अभी तक अरबी नहीं आती थी और ना ही यारम ने सिखाना ज़रूरी समझी। अब रूह को समझ नहीं आया था कि उसकी बात ये सामने वाला शख्स समझ पाया या नहीं, लेकिन रूह अपना फ़र्ज़ निभा चुकी थी। मेरा नाम दर्क है, उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी। रूह ने मुड़कर देखा। उसका शोनो बड़ा उदास लग रहा था, लेकिन ये बात उसे समझ आ चुकी थी कि वो शख्स उर्दू जानता है और उसकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है। माशाल्लाह, अच्छा नाम है आपका, वो सर्द अंदाज में कहती शोनो को घसीट रही थी और वो उसे वहाँ से लेकर गई थी। अपना नाम बताने की जहमत उसने बिल्कुल गवारा नहीं की थी, जबकि उसे इस तरह से दूर जाते देखकर वो शख्स ज़रा सा मुस्कुराया था। उसने एक नज़र मुड़कर देखा। वो शख्स अब वहाँ पर मौजूद नहीं था, जबकि यारम को नीचे वो सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए देख रही थी। उसने हाथ के इशारे से यारम को अपनी तरफ मतवज्जा किया और साथ में उससे रस्सी भी दिखाई कि शोनो उसे मिल चुका है। यारम सुकून का सांस लेते हुए दोबारा उसके करीब आया था। शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब वो घर जाने का फ़ैसला कर चुके थे। यारम ये बहुत बिगड़ गया है, एक अनजान शख्स से प्यार ले रहा था उसको, तो वो घर चलकर मैं ठीक करती हूँ। अब कैसे उस शख्स से बिस्किट लेकर खा रहा था? ये रूह गुस्से से शोनो को घूरते हुए साथ ले जाने लगी, जबकि यारम जानता था कि सारा गुस्सा किसी दूसरे शख्स से बिस्किट लेकर खाने या उससे प्यार लेने का नहीं, बल्कि ये उसके अंदर की जलन थी। वो चाहती ही नहीं थी शोनो को उसके अलावा किसी और से इतनी अटैचमेंट हो, इसलिए तो वो उसे मासूमा के पास भी ज़्यादा नहीं रहने देती थी।
कौन था वो शख्स, तुमने उसे बताया ना कि ये कुत्ता तुम्हारा है, और उसका बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हारे कुत्ते को इस तरह से छूना या उससे अपनी तरफ मुतवज्जा करना गैर कानूनी है या यारम ने पूछा। मैंने बस इतना ही कहा कि ये डॉगी मेरा है और फिर उसे लेकर आ गई, लेकिन ये उसके पास बहुत आराम से बैठा था, कैसे आराम से उसके हाथ से खा रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यारम अपने दिल की कैफियत बयान करते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिया। बस यही हाल होता है मेरा जब तुम मुझे छोड़कर हर चीज़ पर ध्यान देती हो। यारम बड़बड़ाते हुए उसके साथ चल रहा था। शुक्र है कि रूह ने उसकी बात पर गौर नहीं किया था, क्योंकि इस वक्त वो शोनो पर गुस्सा थी। यकीनन उसकी बात सुनकर शोनो के साथ साथ उससे भी हफ़ा हो जाती, और उसे गाड़ी में बिठाते हुए ही उसकी नसीहतें शुरू हो चुकी थी। शोनो खामोशी से उसकी डांट सुन रहा था। बस कर दो बेबी, अब क्या जान लोगी इस बेचारे की, हो गई गलती उससे, उसे थोड़ी ना पता था कि किसी और से प्यार लेने पर तुम इतना गुस्सा हो जाओगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इस नस्ल के कुत्ते तो ज़्यादा लोगों के साथ अटैच नहीं होते और ना ही अनजान लोगों की तरह मतवज्जा होते हैं, तो फिर शोनो इस आदमी के पास कैसे गया? यारम कहीं वो कोई किडनैपर तो नहीं था? हो सकता है वो शोनो को हमसे चुरा कर ले जाना चाहता हो। रूह को एक और ख्याल गुजरा, और ये बात सच भी हो सकती थी, क्योंकि कोई पागल ही था जो इतनी महंगी नस्ल के कुत्ते को इस तरह से छोड़ रहा था। मुमकिन है तुम्हारी बात भी हो सकता है कि वो कोई चोर ही हो, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शोनो की नस्ल के कुत्ते बहुत होशियार होते हैं, वो इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आते। यारम ने बेफिक्र करना चाहा था, और ये बात सच भी थी। कुत्ते की जिस नस्ल से शोनो का ताल्लुक था वो एक बहुत होशियार बहादुर नस्ल थी। छोटे कद के ये कुत्ते ऑस्ट्रेलियन आर्मी में भी इस्तेमाल हो रहे थे, इसलिए उनको लेकर इस तरह का डर रखना एक किस्म की बेवकूफ़ी थी। लेकिन रूह के लिए वो कोई समझदार होशियार कुत्ता नहीं था, बल्कि उसके लिए तो वो उसका छोटा सा शोनू था, जो किसी बात को नहीं समझता और उसे अपनी मालकिन की ज़रूरत है। ये तो बहुत अच्छा है यारम, लेकिन शायद तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि फ़िलहाल काम बहुत ज़्यादा है, और तुम रूह को इस तरह से लेकर चले जाओगे तो काम में बहुत मसाइल पेश आएंगे, और तुम जानते हो कि ये सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते। 14 तारीख तो ये आ रही है और तुम मुझे अभी ये सब कुछ इतना अचानक बता रहे हो। काम होते रहेंगे हिज़र, एक अरसे से हम काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा वक्त अपनी बीवी को देना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? रूह की तबीयत अभी थोड़ी बेहतर हुई है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ एक नई और प्यारी सी ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। इसीलिए मैंने ये सब कुछ करवाया था, और काम तुम और शार्प संभाल लोगे सब, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। यारम ने काफ़ी बेफिक्री से कहा, लेकिन हिज़र बेफिक्र नहीं था। यारम तुम हो तो हम हैं, तुम्हारे ना होने से यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तुम जानते हो। और फिलहाल बहुत सारे केसेस में हमारा नाम शामिल है। इस वक्त तुम्हारा मंजर से गायब होना हमें बहुत बुरी तरह फंसा देगा, इसलिए मेरी मानो तो तुम ये प्लान कैंसिल कर दो। अगर तुम रूह से बात नहीं कर सकते तो मैं उसे समझाऊंगा, वो मेरी मजबूरी को समझ जाएगी, लेकिन तुम्हारा इस तरह यूँ अचानक जाना हमारे लिए कल बहुत सारे मसाइल पैदा कर देगा। हिज़र ने समझाने वाले अंदाज में कहा। उसके बाद ठीक थी। यारम का इस तरह से मंजर से गायब हो जाना उनके लिए नुकसानदा हो सकता था, क्योंकि यारम बहुत सारे केसेस में हाथ डाल चुका था। वो बहुत सारे बड़े गैंग से पंगा ले चुका था, और ऐसे में उसका जाना उस की टीम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। लेकिन वो रूह से वादा कर चुका था जिसे वो कभी भी तोड़ नहीं सकता था। आज 9 तारीख थी, उनको जाने से में 5 दिन बाकी थे, और कुछ दिन से रूह भी बिना किसी किस्म की कोई भी मस्ती की मेडिसिन ले रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो जिस तरह से खुश थी, उसे खर्च करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो आज भी दवाइयों के जहर असर, गहरी नींद उतर चुकी थी, और सोने से पहले आज भी उसने स्विट्ज़रलैंड जाने की बहुत सारी बातें की थी। कितने वक्त के बाद वो दोनों अकेले जाने वाले थे, हर परेशानी पर टेंशन से दूर, 24 घंटे एक साथ। वहाँ सिर्फ रूह होती और उसका यारम, बस यही सोचकर बहुत खुश थे, जिसने उसकी रुख सेहत पर भी बहुत अच्छा असर डाला था। लेकिन अब वो सब नहीं पा रहा था कि वो 14 तारीख उसके साथ नहीं जा सकता। इस वक्त यारम बहुत सारे कीड़े मोड़े नमा डांस की नज़र में था, जो उसको तो नहीं, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी टीम को नुकसान पहुंचा सकते थे। ना तो वो अपनी टीम पर किसी किस्म का कोई रिस्क ले सकता था, और ना ही रूह का वादा तोड़ सकता था। वो अपनी ही सोचों में गुम, कब से रूह का मासूम चेहरा नज़रों के हसार में लिए हुए था। जब उसे लगा कि वो नींद में बेचैन हो रही है, उसने उसके माथे पर हाथ रखते हुए उसे अपने होने का एहसास दिलाया था। लेकिन रूह की बेचैनी कम नहीं हुई, बल्कि मज़ीद बढ़ रही थी। उसकी सांस रुकने लगी थी। यारम ने उसको जगाना बेहतर समझा जानता था कि रूह नींद के दवाई के ज़हरी असर है, वो आसानी से नहीं जागेगी। लेकिन यारम ने एक झटके में उसे बेड पर बैठा दिया था, जिससे उसकी नींद टूटी थी। यारम ने फ़ौरन पानी का गिलास उठाकर उसके लबों से लगाया था। वो बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी, उसका पूरा वजूद कांप रहा था। यारम ने उसे अपने नज़दीक करते हुए अपने सीने से लगाया, जानता था कि फ़िलहाल तो कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं है। यारम, हम कब जाएंगे? ये दिन गुजर क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज़ मुझे ले चले अपने साथ, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों, कोई डर कोई खौफ नहीं। यारम, यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे ले चले।
खुली फ़िज़ा में खुल के सांस लेना चाहती हूँ यारम, मुझे खुलकर जीना है, मुझे बहुत डर लगता है, ये दिन गुजर क्यों नहीं रहे। वो उसके सीने से लगी आहिस्ता से बोलती दोबारा नींद की वादियों में उतर रही थी, जबकि उसके अल्फाज ना चाहते हुए भी यारम को एक अहम फैसला करने पर मजबूर कर रहे थे। यारम की आंखें खुली तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल उसके करीब किसी नन्हे से बच्चे की तरह उसके सीने में छुपाए सो रही थी। सिर्फ 2 दिन और फिर ये सारी दूरियां, सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी और वो अपनी रूह को अपने अंदर कहीं छुपा लेगा। जिस दिन से उसने रूह को अपने सेकंड हनीमून के बारे में बताया था, वो बिना किसी किस्म की कोई मस्ती किए बगैर आराम से अपनी मेडिसिन ले रही थी और अपना बहुत ख्याल भी रख रही थी, और ये सब सिर्फ और सिर्फ उस माहौल से दूर जाने के लिए कर रही है। वो जानता था कि वो इस माहौल से तंग आ चुकी है। यारम का इससे दूर रहना, उसकी हर पसंदीदा चीज़ पर पाबंदी लगाना, ये सब कुछ रूह के लिए मुश्किल था। वो जानता था कि वो सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारना चाहती है। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ यारम का साथ चाहती है, उसके करीब रहना चाहती है। और यारम अपने काम की वजह से काफ़ी वक्त ना सिर्फ उससे दूर था, बल्कि उसकी बीमारी की वजह से भी वो उससे दूर ही रहता था। ये सारी पाबंदियाँ डॉक्टर्स की लगाई हुई थी। डॉक्टर का कहना था कि रूह को इस तरह से रखा जाए कि उसे किसी भी चीज़ में घुटन महसूस ना हो, और जो मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। रूह को पुरसकून रखने के लिए उसे नींद की गोली दी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ख्वाबों का असर ख़त्म ना कर सकी। हाँ, लेकिन अब उसकी अंधेरी रात का असर कम हो चुका था। पहले की तरह वो सारी सारी रात नहीं जागती थी। उसका डर काफ़ी हद तक कम हो चुका था। वो कब्र का डर कम हो रहा था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था, और यारम उसके अंदर से उस डर को ख़त्म कर देना चाहता था। इसीलिए यारम ने उसे कुछ वक्त के लिए यहाँ से दूर ले जाने का सोचा था। वो रूह को एक नया माहौल देना चाहता था, लेकिन उसके रिश्तों के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था, उसके दुश्मनों के होते हुए। इसलिए कल रात उसने इस सिलसिले में प्लानिंग की थी और आज सुबह उस पर अमल करने के बारे में सोच रहा था। वो हिजर और शाफ की ज़िंदगी पर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता था। वो जानता था कि उसके दुश्मन उसकी गैर मौजूदगी में उसके सबसे वफादार आदमी को अपना शिकार बनाएंगे, और अगर उन लोगों ने उनका साथ ना दिया तो यकीनन उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। मुमकिन था कि उसकी गैर हाज़िरी में यारम की जगह पर कब्जा करने की कोशिश करें। इसलिए वो अपनी टीम को महफूज करके ही यहाँ से जाना चाहता था, जिसकी प्लानिंग वो पहले कर चुका था। एक नज़र रूह को दिखने के बाद वो उसके करीब से उठा और फ्रेश होने चला गया था, ताकि वापस आकर रूह के लिए नाश्ता बना सके। वो गहरी नींद सो रहा था, जबकि उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। कौन था जो सुबह उसकी नींद खराब करता। इस वक्त उसने गुस्से से एक नज़र फ़ोन की जानिब देखा। दिल तो चाह रहा था कि फ़ोन करने वाले की गर्दन काट डाले, लेकिन उसका प्यारा दोस्त गर्दन के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गहरी नींद सो रहा था जब उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। कौन था जो इतनी सुबह उसकी नींद खराब करता। दिल तो चाह रहा था कि फ़ोन करने वाले की गर्दन काट डाले, लेकिन उसका प्यारा दोस्त गर्दन के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हिजर के बच्चे सुबह के 6 बजे मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर दिया। वो बड़बड़ाया, एक क्या मुझ मासूम को बीवी कम मुसीबत मिली है, जो रात के 12 बजे तक बर्तन रख कर इंतज़ार करती है कि कब शार्फ आकर धोएगा, और ऊपर से सुबह सुबह ये हिजर का बच्चा नींद खराब कर देता है। मासूम की बददुआ लगेगी तुझे हिजर। वो बड़बड़ाते हुए बिना फ़ोन को देखे उठ चुका था और फ़ोन को उठा चुका था। जल्दी बोलो, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, सोना है मुझे। और फिर वो खड़ूस हिटलर ब्लेड कटर द यारम डियोल काज़ में मुझे बुला लेगा। कोई काम है या नहीं? उसको लोगों के सीनों पर ब्लेड चलाना है, और अगर ब्लेड नहीं चलाना तो उनके मुंह पर तेज़ाब फेंक कर उनका काम तमाम करना है। और बाद में वो लाशें हम टकाने लगाते हैं, और फिर आधी रात को जब घर वापस आते ही बीवी बर्तन धुलवाती है। सोते हैं तो सुबह ड्योल साहब का फ़ोन आ जाता है, ऑफिस में जाओ, उसकी सफाई करो। महाराज अपने साफ़ सुथरे पैर गंदे पैर फर्श पर नहीं रख सकते। वो अपनी नींद खराब होने का सारा गुस्सा फ़ोन पर मौजूद दूसरे आदमी पर निकाल चुका था। हिजर, खामोश क्यों हो मेरे भाई? क्या हुआ है? क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया? काफ़ी देर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ न सुनने के बाद शार्फ ने मासूमियत से कहा, 4-5 के बाद फ़ोन उठाने से पहले तुम देखोगे कि फ़ोन पर कौन है, और फिर उस हिसाब से बात करोगे। आए मेरी बात समझ में? अगर नहीं समझ में आई तो अगले बार ब्लेड तुम्हारे सीने पर और तेज़ाब तुम्हारे मुंह पर करेगा। यारम की सर्द आवाज़ गूंजी और शार्फ के हाथ कांपने लगे। डियोल, मेरा मतलब भाई, आप यारम
भाई क्या आप हैं फ़ोन पर? उसने लड़खड़ाती आवाज़ में बात मुकम्मल की। ये जो तुम्हारी तोते की तरह ज़ुबान चलती है ना, एक दिन मैं काट दूंगा इसे। तुम्हारी वजह से मुझे या मेरी टीम को 1% भी नुकसान हुआ तो तुम्हारा वो हाल करूँगा जो सोचते हुए भी तुम्हारी रूह कांप उठेगी। वो भी अभी काफ़ी गुस्से में बोल रहा था। नो ड्यूल, ये प्राइवेट नंबर है, इस पर सिर्फ टीम के मेंबर ही फ़ोन कर सकते हैं। शार ने उसे बेफिक्र करना चाहा था। मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक लिस्ट भेज रहा हूँ। इनमें से 6 लोग आज डिनर पर, जबकि 5 लोग आज लंच पर मुझसे मिलने चाहिए। यारम ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया, जबकि शार सोच रहा था कि ऐसे कौन से स्पेशल लोग हैं जिनके लिए यारम से 6 बजे से फ़ोन करके उठाया रहा है। और फिर चंद ही सेकंड में एक लिस्ट के मोबाइल ओपन हो चुकी थी। ये 11 लोगों की लिस्ट थी जिसमें दुबई के 11 बड़े और पावरफुल गैंग्स नाम थे। और ये लोग किसी न किसी तरीके से यारम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे ताकि उसकी जगह पर अपना कब्जा कर सकें। वो सब इसकी जगह डॉन बनना चाहते थे और दुबई माफियाना पर राज करना चाहते थे। और ऐसा तब मुमकिन था जब ड्योल को जान से मारते या फिर ड्योल उनसे हाथ मिलाता। वो लोग काफ़ी बार यारम की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके थे, लेकिन उसे हैवानों से ड्योल से दुश्मनी रखना पसंद करता था। वो लोग तो यारम के खिलाफ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, तो उसका मतलब था अपनी टीम को महफूज रखने के लिए उन लोगों से हाथ मिला रहा था, मतलब कि वो अपनी तरफ से उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। शार को ये बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन यारम का ऑर्डर था, पूरा तो करना ही था। मतलब कि इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम अब उन हैवानों से हाथ मिलाएंगे। जानता हूँ यारम, रूस से बेइंतहा तुम मोहब्बत करते हो, लेकिन इसके लिए तुम इन घटिया लोगों के साथ हाथ मिला लोगे जो मासूम बच्चों के जिस्म का धंधा करते हैं, जो मासूम बच्चों के जिस्म में ड्रग्स और नशावर शराब और पता नहीं कौन कौन से जहर को भर रहे हैं। रूह के लिए तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो इंसानियत कहाँ गई जिसकी खातिर तुमने ये काम शुरू किया था। शार्फ सोच सकता था, कह कुछ नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ सामने कोई और नहीं बल्कि ड्योल था, जिसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की परवाह थी। और अपनी बीवी को एक पुरसुकून और मोहब्बत भरा माहौल देने के लिए वो ऐसा घटिया लोगों को डिनर और लंच पर इनवाइट करके ये दोस्ती का हाथ यारम की तरफ से बढ़ाया जा रहा था, तो यकीनन इन सब ने खुशी दिली से कबूल करना था। लेकिन शार्फ मुतमईन नहीं था। ये सब कुछ करते हुए उसका दिल बेचैन था और अपना सारा गुस्सा सुबह से मसूमा पर भी 2 बार निकाल चुका था। मसूमा की ये आदत बहुत अच्छी थी कि जब वो शार्फ गुस्से में होता वो कुछ भी नहीं बोलती थी, बल्कि उसकी हर बात को हंसकर बर्दाश्त कर जाती। और फिर जब उसका गुस्सा ख़त्म हो जाता तब मसूमा की बारी आ जाती और वो अपने बदले गिनकर पूरे करती, और इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा था। शार्प गुस्से से बहाल होते 4 से 5 हिजर को फ़ोन कर चुका था। हिजर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि रूह के लिए वो ऐसे घटिया लोगों के साथ हाथ मिलाने को तैयार था। हाँ, वो रूह ही थी जिसने यारम को अंदर से एक प्यारे से इंसान को जगाया था, लेकिन उसकी वजह से ही यारम के अंदर इंसानियत ख़त्म होती जा रही थी, वो मतलबी होता जा रहा था। शार्प को फ़ोन करने के बाद वो बेफिक्र हो चुका था, क्योंकि जानता था कि शार्प अपना काम वक्त पर निपटा लेगा। रूह का नाश्ता बनाकर कमरे में लाया तो रूह अभी सो रही थी। वो प्यार से उसके करीब आया और उसको जगाने लगा। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। आज दोपहर का लंच उसने उन लोगों के साथ करना था जिनसे वो बेतहाशा नफरत करता था, और फिर आज का डिनर उन लोगों के साथ जिन्हें देखते ही वो इस दुनिया से ख़त्म कर देने का इरादा रखता था। लेकिन ये उसकी मजबूरी थी कि कुछ वक्त के लिए सही, लेकिन यारम को लोगों को बर्दाश्त करना था। वो उसे काफ़ी देर से जगा रहा था, लेकिन रूह की नींद नहीं टूट रही थी। जब बेसाख्ता यारम की नज़र उसकी आंखों की पलकों से होते हुए उसके सुर्ख लबों पर आ ठहरी, वो बेखुद सा उसके लबों पर देखने लगा। आज वो तरसे के बाद उसका दिल बगावत करने लगा। दिल को बहुत समझाने के बाद भी वो समझने को तैयार न था। आज वो उसके लबों को छूने की ख्वाहिश कर रहा था। यारम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन आज उसका दिल बागी होने लगा था। आज उसके किसी बहाने पर कान नहीं धर रहा था। उसके गले में कांटे चुभने लगे थे, जिससे आज अगर वो यहाँ से पीछे हट गया तो शायद इस प्यास से मर ही जाएगा। तशनगी थी जो बढ़ती चली जा रही थी। वो अपने आप को बेबस महसूस करने लगा और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर उसके लबों को अपने लबों के दस्तरस में महसूस करने लगा। बेहद नरम और प्यार भरा लम्स था, कहीं वो उसके छूने से टूट जाए।
वो बहुत नरमी से अपनी सांसों की खुशबू को उसके सांसों में बसा रहा था और फिर न चाहते हुए भी वो उससे दूर हुआ, क्योंकि ये तशनगी तो शायद अब कभी भी मिटनी नहीं थी और ना ही ये प्यास कभी ख़त्म हो सकती थी। लेकिन वो अपने भाई की दिल की ज़िद की खातिर अपनी रूह को किसी किस्म की इम्तिहान में नहीं डाल सकता था, इसलिए बहुत नरमी से उसे अलग हुआ। उसके दूर होते ही रूह ने अपनी आंखें खोल दी। वो जानता था कि वो जाग चुकी है। उसकी सांसें तेज़ होने लगी, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। यारम बेखुद सा उसका चेहरा देख रहा था, जबकि उसे खुद को देखते पाकर रूह ने फ़ौरन अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और उसकी यह हरकत यारम के चेहरे पर मुस्कुराहट घेर आई। यारम, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ऐसा कौन करता है किसी बीमार इंसान के साथ? उसकी मीठी सी सरगोशी उसके कानों में गूंजी तो यारम के डिंपल नुमाया हुए। बेबी, अपना दिल मजबूत कर लो, क्योंकि अब मैं बिल्कुल अच्छा साबित नहीं होने वाला। बहुत सता लिया तुमने मुझे। स्विट्ज़रलैंड जाते ही तुमसे गिन गिन के बदले ना लिए तो मेरा नाम यारम काज़मी नहीं, याद रखना। और अब मज़ीद खुद को बीमार कहने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक हो तुम, और मैं तुम्हें जहाँ लेकर जाऊँगा वहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने नरमी से उसका माथा चूमते हुए उसका बाजू पकड़ कर बिठा दिया। चलो जल्द से फ़्रेश होकर आओ, फिर हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। और फिर मुझे एक बहुत अहम काम के लिए निकलना है। आज का सारा दिन मसरूफ़ रहेगा और हो सकता है रात को भी आने में देर हो जाए। तैयार हो जाओ, तुम्हें जाते हुए लाला के घर छोड़ दूँगा। आज बहुत दिनों के बाद उसने उसे लाला की तरफ जाने की बात की थी। रूह खुशी से फूले ना समाई। सच्ची यार, आप सच में मुझे लैला के पास छोड़कर जाएंगे? आप कितने अच्छे हैं और आपका ये डिम्पल आपसे ज़्यादा अच्छा है। और अभी मैं तैयार होकर आती हूँ, वो उसकी गाल खींचते हुए बोली, जबकि यारम उसकी स्पीड देखकर सिर्फ मुस्कुराया। डियोल सर, आपके मेहमान आ गए हैं, शार्प ऑफ मूड के साथ पैगाम ले आया। तो यारम उसका अनजान सा लहजा शिद्दत से महसूस किया। सुबह से हिजर भी एक बार भी उसके ऑफिस में नहीं आया था और शार्प ने सुबह से उसके नाम के बजाय सर कहकर पुकार रहा था। और जो ऑर्डर दिया था मैंने, वो आया या नहीं? उसके इस अंदाज़ पर यारम ने काफ़ी रूडली पूछा था। हाँ, वो भी आ गया है, लेकिन सिर्फ 5 लोगों का ही खाना है, मेरा नहीं। ख्याल के हम लोग वहीं पर खाना खा रहे हैं। खैर, हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है, आप अपने मेहमानों को खुद ही हैंडल कर लें। वो तमीज़ के दायरे में रहते हुए अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था, जिसका यारम नोटिस लिए बगैर उस कमरे की तरफ आ गया जहाँ लंच पर 5 लोगों को इन्वाइट किया गया था। उसने एक नज़र हिजर की तरफ देखा था, जो उसे देखते ही मुंह फेर किया, मतलब कि उसके इस कदम पर वो भी उससे सख्त खफा था। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं ड्योल, जो तुमने हमें इस काबिल समझा कि तुमने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तुम्हारे इस कदम से हमें सच में बहुत खुशी हुई है। हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। बस तुम हमें अपने गैंग का हिस्सा बना लो, तुम्हारा नाम ही काफ़ी है, सबकी छुट्टी कर देगा। और वो लोग काफ़ी पर जोश थे जो ड्योल ने उन्हें खाने की तरफ मतवज्जा किया। बहुत शुक्रिया ड्योल, खाना बहुत लजीज है, मगर तुम क्यों नहीं खा रहे? उनमें से एक ने पूछा। मैं दोपहर का खाना अपनी टीम के मेंबर के साथ खाता हूँ। आज वो लोग मुझे ज़रा खफा हैं, तो ना तो खुद कुछ खाएंगे और ना मुझे कुछ खाने खिलाएं पिलाएंगे, इसने आम से लहजे में जवाब दिया।